जय हिंद। मैं हूं दानवीर। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। और जैसा कि ये स्क्रीन बता रहा है कि मैं आपके सामने आया हूं बात करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर शिपिंग को लेकर, ऑयल टैंकर्स को लेकर और उनको सुरक्षा प्रदान करने में नेवी को क्या चुनौतियां पेश आएंगी उसके बारे में। क्या है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बनावट और कैसे ये नेवी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मेरे को इसलिए लगा कि ये वीडियो करना आवश्यक है क्योंकि खबरों में आया था कि भारतीय नौसेना अपने टैंकरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि सबसे ज्यादा चीन यहां से निर्यात आयात करता है कच्चे तेल का, जो इसी इलाके से गुजरती है। तो चीन को अपनी नेवी के जहाज भेजने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। और उधर जो एक टास्क फोर्स बनाने की बात हुई, नेवल टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही थी, उसके अंदर भारत बिल्कुल भी शामिल नहीं हो रहा है। तो ये कुछ ब्रॉड एक्टिविटीज और हेडलाइंस के बारे में मैंने आपको बताया कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बातें हो रही हैं मीडिया के अंदर और क्या चर्चा हो रही है। तो जो चर्चा हो रही है वो आप सब देख सकते हैं, लेकिन मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और मैं बात करूंगा वॉरशिप्स के लिए क्या चैलेंज होता है ऐसे इलाके के अंदर ऑपरेट करना। तो क्या ये अकलमंदी की बात होगी कि हम अपने नेवल वॉरशिप्स यहां पर भेजें और अपने टैंकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें? क्या हम वो सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे? तो आइए इसको समझते हैं। ये जो चित्र है, पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये एक कंटेनर शिप है और ये रेड सी के अंदर इसको हूतीज ने टारगेट किया था। हूतीज जो यमन के अंदर विद्रोही हैं और ईरान समर्थित मिलिशिया हैं। इनके पास जो भी हथियार हैं वो सारे के सारे ईरानी हैं। उनके पास जितने भी ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सब ईरानी मूल की हैं। तो इनका इस्तेमाल बखूबी तौर पर रेड सी के अंदर कई बार हुआ है और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टेस्टेड वेपन सिस्टम है और इन्हीं का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर भी हो रहा है या आगे और ज्यादा होगा। तो अब बात करते हैं पूरे इलाके के बनावट की, ज्योग्राफी के बनावट की, कि किस तरीके से ये पूरा इलाका फैला हुआ है। सैटेलाइट इमेजरी, गूगल अर्थ की ये इमेज है। और अपना पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, लाल कलर सिलेक्ट करते हैं, दैट इज बेटर। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट जगहें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब इस चीज को समझ रहे हैं? सबसे पहला है ईरान। और ईरान की जो कोस्ट लाइन है वो ये है। ये है पर्शियन गल्फ, ये है पर्शियन गल्फ। और जो तेल के जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वो इस कोस्ट लाइन पर मौजूद हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो ये इलाका है। ये इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। अब इसको मिटाते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो 21 नॉटिकल माइल्स की है। तो बहुत बड़ा फैलाव नहीं है, बहुत छोटा एक गलियारा है समुद्र के अंदर जिसके थ्रू ये पूरी ऑयल शिपिंग क्रॉस होती है। तो ऑयल शिपिंग कहां से शुरू होती है और कहां को जाती है, इसको चलिए पर्पल से देख लेते हैं। ऑयल शिपिंग जो है कुवैत से, इराक से, कतर से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, ये सारी की सारी शिपिंग जो है यहां से
गुजरती है और ये 21 नॉटिकल माइल के इलाके से इसकी मजबूरी है गुजरना। तो ये सिचुएशन है एज फार एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर शिपिंग की। और ये है आपके सामने पर्शियन गल्फ। ये सब मिटाते हैं अभी। और अब बात करते हैं कि इस इलाके की ज्योग्राफी क्या है और ये ज्योग्राफी क्यों ईरान को सपोर्ट कर रही है। जैसा मैंने कहा कि ये ईरान की कोस्ट लाइन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर ये एक बहुत मेजर आइलैंड है। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो इतना बहुत क्लियर नहीं है, खारिज आइलैंड, जिसके ऊपर अमेरिका ने बमबारी करी। और ये यूएई का इलाका है। अब अगर आप टेरेन को देखें, अगर आप अपने गूगल इमेज में देखें, और मैं भी इसको आपको ब्रॉड करके दिखाता हूं, ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका है। इसमें बहुत पथरीले पहाड़ हैं और टेरेन फ्रिक्शन है। टेरेन के अंदर वो डेजर्ट टेरेन या ऐसे प्लेन फ्लैट टेरेन नहीं है। उसका इम्प्लीकेशन बहुत अलग है फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो। अब किस तरीके से शिपिंग लेन्स को आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? मोटे तौर पर अगर आप मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और टेक्टिशियन नहीं है, कोई भी देखेगा अरे ये इसको अगर सुरक्षा प्रदान करनी है तो नेवी के जहाज भेज देते हैं और वो प्रोटेक्शन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल, इट साउंड्स सिंपल, इट्स लॉजिकल ऑल्सो, जब तक आप उसके नुएंसेस और डिटेल्स को ना समझें। दूसरा, कोई जो थोड़ी बहुत जानकारी रखेगा वो कहेगा कि इस इलाके को, जो पहाड़ी इलाका है और जो कोस्ट लाइन है, इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसको अगर हम कब्जे में ले लेंगे तो ईरानी जो हैं वो इस शिपिंग को टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि इसको अमेरिकियों ने ये कैप्चर कर लिया। तो सबसे पहली बात, क्या इसको कैप्चर करना इतना आसान होगा? शायद अमेरिकी एक्सपीडिशनरी फोर्सेस, जिसके अंदर मरीन्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट है जो एक्सपीडिशंस के लिए बना हुआ है और इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 से करते आ रहे हैं, नॉर्मैंडी लैंडिंग से ले लो, फिर जापान के अंदर जो हमले करे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो अमेरिका के पास में काफ़ी ऐसी कैपेबिलिटी है और वो इसको कैप्चर भी कर सकता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन बड़ा काम कहाँ आ जाता है? यहाँ पर टिके रहना। क्योंकि जब आप एक बार यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको ईरान के जो IRGC के जो गुरिल्ला होंगे वो आपको वहां पर बैठने नहीं देंगे। क्यों नहीं बैठने देंगे? क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि ये इलाका पूरा पथरीला है और यहाँ पर ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ट्रुप हैवी है। और अमेरिका जैसे कंट्री जहाँ पर ट्रुप्स को लेकर, जवानों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, अगर बॉडी बैग्स अमेरिका जाते हैं तो बहुत गंभीर समस्या अमेरिका के अंदर पैदा हो जाएगी। तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू बॉडी बैग्स। और यहाँ पर घुस के बैठना, पकड़ना, शिपिंग को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा दलदल होगा जिसमें अमेरिका फंस जाएगा और अमेरिका की यहाँ पर हार निश्चित है। अमेरिका जब तक जीतता रहेगा, जब तक वो यहाँ पर कदम नहीं रखेगा। तो ये तो रही बात जहां तक इस ऑप्शन की बात है कि अगर इसको पकड़ लिया जाए और इस कोस्ट लाइन को पकड़ लिया जाए तो हम अपनी ये जितनी भी शिपिंग है यहाँ पर उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन उसके क्या सीरियस इंप्लीकेशंस है वो मैंने आपको बताए। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट बात देखने की ये भी है कि अमेरिका क्यों यहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड डालेगा? क्या वो यहाँ से तेल खरीदता है? जवाब है नहीं, उसका तेल तो यहाँ से आता ही नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा? तो आंसर इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि वो ऐसा नहीं करेगा। कौन लोग डिपेंडेंट है यहाँ पर? डिपेंडेंट है इंडिया, डिपेंडेंट है चाइना, डिपेंडेंट है जापान। तो अमेरिकन लॉजिक,
आपको चाहिए, आपकी शिपिंग को प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी शिपिंग को बचाइए। भारत क्योंकि न्यूट्रल कंट्री है, भारत को ईरान ने पैसे दिया हुआ है, तो हमारे लिए एक अलग सिचुएशन है। अब पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे, भारत निंदा क्यों नहीं कर रहा अमरीकी और इजरायली हमले की, वगैरह वगैरह। तो जैसे ही आप कोई इस तरीके का बयान देंगे तो आपने एक साइड पकड़ ली, और जैसे ही आप एक साइड पकड़ेंगे तो दूसरी साइड को आप दुश्मन बना लेंगे। लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट है। हम कहते हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, और ये जो युद्ध है दोनों तरफ से हमले जो हैं वो रुकने चाहिए। अरब के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ईरान के ऊपर भी हो रहे हैं, इजराइल के ऊपर भी हो रहे हैं। तो भारत की न्यूट्रल पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी मेंटेन करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ईरान भारत की साइड में है, और कितने सारे बयान ईरान की तरफ से आए हैं कि भारत की शिपिंग को यहां से कोई खतरा नहीं है। बहरहाल, तो ये रही बात अमेरिकन मरीन्स के एम्प्लॉयमेंट की, और अगर ये कोस्ट लाइन को पकड़ लेते हैं तो क्या बनेगी बात और कैसे बनेगी बात। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन, जैसा कि मैंने कहा, नेवी का है। अब नेवी के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आइए उसको भी समझते हैं। ओके, तो ये वही मैप को हमने एनलार्ज कर लिया, उस फोटो को, और ये आपके सामने ये फोटोग्राफ है, बेसिकली गूगल अर्थ इमेज का एक स्क्रीनशॉट है। और इसमें आप देख सकते हैं इस टेरेन को कि कितना पहाड़ी का इलाका ये पूरा है ईरान की साइड में, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करता है। और ये एक बहुत मेजर आइलैंड है ईरान के पास में, और ये छोटे छोटे दो आइलैंड्स हैं जो इस पूरे इलाके को, खास तौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डोमिनेट करते हैं। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या बनती है इसको समझते हैं। अगर मान लो यहां पर नेवी का इस्तेमाल किया जाए, यहां पर अगर नेवी का इस्तेमाल किया जाए और अपने शिप्स को बचाने का, अपने ऑयल शिप्स को बचाने का प्रयास किया जाए, तो क्या सिचुएशन बनती है। फर्ज करिए कि ये एक नेवी का शिप है और ये एस्कॉर्ट करके लेके जा रहा है आपके ऑयल टैंकर को। तो क्या लॉजिक बनता है? देखिए, आपके ऊपर हमला, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके ऊपर हमला किस चीज से होगा। आपके ऊपर हमला होगा मिसाइल से, आपके ऊपर हमला होगा ड्रोन से। क्या आपके ऊपर सोमाली पायरेट्स की तरह हमला होगा कि बोट्स में आए, जहाज के ऊपर चढ़ गए, वहां पर बंधक बना लिए, फिरौती ले ली? आंसर इज नो। तो आप कई हजार करोड़ का एक युद्धपोत यहां पर भेजेंगे और उसके ऊपर हमला कहां से होगा? जैसे मैंने बोला, ड्रोन से होगा और मिसाइल से होगा। ड्रोन्स कौन से होंगे? वही शाहिद 136 नाम का ड्रोन, और उसी तरीके के कई सारे ड्रोन्स, लॉइटरिंग मिनिशन, जो ना रडार में पकड़े जाएंगे, ना वो आपको नजर आएंगे, और आपको टारगेट कर देंगे। रेंज भी काफी है, हजार किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, तो रेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसानी से उनको डायरेक्ट किया जा सकता है, टारगेट के ऊपर निशाना लगाने में उसको नेविगेट किया जा सकता है, या तो वो ऑप्टिकल तरीकों से, यानी कि आप दूरबीन से देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, स्पॉटर स्कोप है आपके पास में, और आप अपने ड्रोन की फ्लाइट को मॉनिटर करके, और आप क्रॉस हेयर जहाज पे लगा रहे हैं और वो कनेक्टेड है और जाके वो जहाज के ऊपर हिट कर रहा है। तो आपका करोड़ों का जो इक्विपमेंट है, जो एंटी शिपिंग मिसाइल के लिए बना था, और क्रूज मिसाइल्स और दूसरे किस्म की मिसाइल्स के लिए बना था, तो वो यहाँ पर कामयाब नहीं है। फर्ज करो कि आपके पास जो वेपन सिस्टम है, बहुत ही हाई रेट की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, हाई राउंड्स पर मिनट वाली कैपेबिलिटी की, 1000, 2000, 6000
राउंड्स पर मिनट और उससे भी ज़्यादा की गति से वो फायर कर सकती हैं और वो क्लोज रेंज पर टारगेट कर सकती हैं इनकमिंग थ्रेट का। तो ठीक है साहब, आपने कुछ ड्रोन गिरा दिए, लेकिन आपको यहाँ पे ईरान की टैक्टिक समझनी होगी। तो एक शिप है जो कि आप का शिप जो है 2-4 जगह से हमलों को एक साथ झेल सकता है, उनको काउंटर कर सकता है। 2, 4, 8, 10, चलो 20, ठीक है ना। लेकिन ईरान का क्या कॉन्सेप्ट है? ईरान कहता है ठीक है भाई, आपका ये शिप है, इसके पास ये गैटलिंग गन लगी हुई है, इसके पास ये वाला मिसाइल है, इसके पास में ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज वाला ये हथियार है, तो ये एट ए टाइम 20-25 थ्रेट्स को एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है, वो भी नज़दीक में। तो ऐसा करते हैं कि अगर ये 20-25 कर सकता है तो हम ऐसा करते हैं, हम इसके ऊपर 30 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करते हैं। यानी कि उसने वो सैचुरेट कर दिया। आपने 20-25 तो गिरा दिए, लेकिन 5 से 10 जो है आपको आके हिट कर जाएंगे। और ऐसा होने से नुकसान किसका बहुत ज्यादा होगा? उस नेवी के, उस मुल्क का होगा जो उसने अपना नेवल शिप वहां लगाया होगा, क्योंकि नेवल शिप की कीमत तो बहुत ज्यादा है, वो तो उस टैंकर से और उसमें जो तेल भरा हुआ है उससे भी कहीं ज्यादा है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ऑब्वियसली नोबडी विल बी रेडी। तो भारत के लिए क्या ये जरूरी है? भारत के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। भारत एक न्यूट्रल कंट्री है, भारत के अरब ममालिक भी दोस्त हैं और ईरान भी दोस्त हैं। अब इसके अंदर जो दूसरे पहलू है कि इकोनॉमिक लॉस किसका हो रहा है? इस पूरी एक्टिविटी से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है अरबी मुल्कों का। ये अरबी मुल्क हैं, इनका नुकसान हो रहा है इकोनॉमिक। और जो मिलिट्री लॉस हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो अरबियों का भी हो रहा है और ईरानियों का भी हो रहा है। और जो क्राइसिस में जा रहे हैं वो मुल्क कौन से हैं? भारत के बात करी जाए तो गैस की छोटी सी एक फेज आया 2-4 दिन का, जिसमें ऐसा लगा कि किल्लत है, वो भी भारत सरकार ने सब और अन्य मुल्कों से गैस का आयात करना शुरू कर दिया है। तो वो भी कोई बहुत लंबे टर्म का कोई क्राइसिस नहीं है और वो मैनेज कर लिया है, लेकिन इम्पैक्ट तो हुआ। तो भारत जैसे मुल्क, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और ऐसे कई सारे मुल्क हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत की शिपिंग के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक फायदा हो रहा है अरब कंट्रीज का, तो वो आपको नहीं तंग करेंगे। ईरान क्योंकि हमारा दोस्त है, हम न्यूट्रल हैं। ईरान ने कह दिया है कि भारतीय शिपिंग को कोई मजबूरी नहीं है, वो आराम से अपनी एक्टिविटी इस इलाके से कर सकती है, तो वो हम कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, कैसे मुमकिन हुआ? याद रहे, हमने ईरान के शिप्स को बचाया जब अमेरिका ने एक ईरानियन शिप को टारगेट कर दिया और उसको डुबा दिया। मेरे ख्याल से 82 के करीब अमेरिकी सेलर्स मारे गए। उनके बचाव में भारतीय नौसेना उतरी, P-8I जैसे जहाज का इस्तेमाल हुआ, उनको लोकेट किया गया, श्रीलंकन नेवी को प्रॉम्प्ट किया गया, वो जाके उनको बचा के लेके आए। फिर नेवी के जहाज उनके और जो थे, उन्होंने गुहार लगाई कि हमें हेल्प करी जाए, तो भारत ने हेल्प करी और उन सेलर्स को सुरक्षित रूप से इंडिया से ईरान भेजा गया। तो ईरान कहता है कि भाई आपने हमारे सेलर्स की जान बचाई, हम आपका शुक्रगुजार हैं, हम आपके, और हम आपके जहाज़ों को अनुमति देते हैं। तो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा दोस्त नहीं होता, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। और ईरान को ये समझ में आया कि देखिए इस पूरी लड़ाई में, जंग में भारत ने उनकी मदद करी, तो भारत उनका दोस्त है। तो ये एक जेस्चर भारत की तरफ से हुआ और ईरानियंस ने हमारे को इंश्योर कर दिया कि आप चिंता ना करें, आपकी सलामती मेंटेन होगी। तो अब बात करते हैं रेड सी की, कि हूतीज ने क्या टैक्टिक्स अपनाई। ये पर्शियन गल्फ है और ये रेड सी है। ये रेड सी का इलाका है, सुएज कैनाल, रेड सी, और नीचे यमन है ये, और जहां से वो इसके अंदर शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। और ये वो शिप्स हैं जिनको टारगेट किया है, ये तस्वीरें हैं। और ये एक तस्वीर है जो कि पिछले साल हूतीज ने टारगेट किया। अब
रेड सी का फैलाव ज़्यादा है और जितना भी हमला हूतियों ने किया है उसमें सारे के सारे मिसाइल और ड्रोन्स ईरान के हैं। क्या अमेरिका की नेवी, ब्रितानवी नेवी या इजरायली इसको रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो ये कैसे रुका? अमेरिकनों को हूतियों के साथ में एक समझौता करना पड़ा। समझौता शायद ओपनली नहीं है, बट उसको आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हुई और तब जाके रुके। क्योंकि ये रोकना इतना आसान काम नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये ना ये ड्रोन्स रडार में आते हैं और ना ये बात समझ में आ सकती है। और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है आपकी पर्शियन गल्फ में, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो फैलाव है, वो जैसा मैंने कहा कि वो सिर्फ 21 किलोमीटर 21 नॉटिकल माइल्स का है। तो वहां पर सिचुएशन और गंभीर बन जाती है। तो इस इलाके के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि आप अपनी शिपिंग को बचा नहीं पाएंगे। सिर्फ इसमें ड्रोन्स का ही खतरा नहीं होगा, जब आप बिल्कुल इसके बीचों बीच में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि साइडों से समुद्र तल ज़्यादा गहरा नहीं होता और आपके भारी भारी शिप्स हैं, तो सबसे ज़्यादा गहरा तो बीच में होगा, तो बीच में से गुजरना पड़ेगा। यानी कि 21 नॉटिकल माइल को और आधा कर लीजिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका तो जहाज, ड्रोन्स ही छोड़ दीजिए, मोटर और आर्टिलरी से भी टारगेट किया जा सकता है। मोटर आर्टिलरी से टारगेट किया जा सकता है, स्पीड बोट से भी हमला किया जा सकता है, लेकिन वो तो आसानी से उसको घेरा जा सकता है बाय दी वॉरशिप्स। लेकिन आर्टिलरी का फायर कर दें आप उस इलाके में, आप मोटर फायर कर दें, आप ड्रोन्स का इस्तेमाल कर दें, तो बहुत सारे ऑप्शंस ईरान के पास हैं। ईरान का परला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारी है और उसने इस स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट को ब्लॉक करके एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया है और ये गुहार लगाई है, बात कही है कि भाई सीज फायर होना चाहिए तुरंत, और जो वॉर क्राइम्स हुए हैं उसके ऊपर जिस जो हमलावर देश है उसको कंपनसेशन देना चाहिए। जो भी ईरान के अंदर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो ये एक ब्रॉडली मैंने एक प्रयास किया आपको समझाने के लिए कि ये काम कितना मुश्किल है, कितना जटिल है कि आप अपने युद्धपोत भेजकर और शिपिंग लेन की सुरक्षा करें। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होती है मुलाकात। जय हिंद।